Welcome to SPMIS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 581 to 600. Topic number 581 is about net neutrality. तो नेट न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे कंट्री के, चाहे जो भी हो, चाहे फ़ोन बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो या फिर जो ब्रॉडबैंड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको कैसा है कि नेट न्यूट्रलिटी के नियम के हिसाब से दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट amongst the different kinds of internet platforms, different kinds of internet content. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एयरटेल ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था एयरटेल जीरो, जिसमें वो क्या करता था कि फ्लिपकार्ट अगर ऐप कोई यूज करना चाहता तो उसको फ्री में बिना उसके डेटा के भी, मतलब अगर उसके मोबाइल में डेटा रिचार्ज ना हो तो भी उसको फ्लिपकार्ट वो इस्तेमाल करने देता था। इस तरह के और सही कई सारे ऐप्स को इस्तेमाल करने देता था वो ऑन इट्स ऐप, जिसका नाम था एयरटेल जीरो। तो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। तो एयरटेल ने ये ऐप लॉन्च किया था एयरटेल जीरो 2015 में। फिर हमारे देश की एजेंसी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कहा कि नेट न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए हमारे देश में, और इस नेट न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर ये जो एयरटेल जीरो का कॉन्सेप्ट है इट इज़ इनवैलिड, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट को अलाउ कर रहे हैं, स्नैपडील को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक यू आर गिविंग सम इंटरनेट कंटेंट फास्ट लेन वाइल यू आर डेलिबरेटली स्लोइंग डाउन अदर इंटरनेट कंटेंट। तो इससे होगा क्या कि जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं उसकी मोनोपोली क्रिएट होगी एंड इट विल नॉट अलाउ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर न्यू बिजनेसेस। तो इस कारण से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटर है, उसने कहा कि दिस इज वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी एंड इट शुड नॉट बी अलाउड। और फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया कि इंडिया शुड फॉलो नेट न्यूट्रलिटी, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच अप्रूव्स बेसिक रूल्स रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर, उसने अप्रूव किया और उसने रूल निकाला कि नेट न्यूट्रलिटी शुड बी फॉलोड इन इंडिया और ये एयरटेल जीरो ऐप शुड बी डिसकंटिन्यूड। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 582 इज अबाउट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज द मार्केट फॉर क्रूड ऑयल, इट इज़ इन US। तो टेक्सास नाम से आप समझ रहे हैं कि इट इज़ ए मार्केट फॉर क्रूड ऑयल एंड इट इज़ US बेस्ड मार्केट फॉर क्रूड ऑयल। लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि कोविड लॉकडाउन के बाद इसके प्राइसेज इतने क्रैश कर गए थे कि इसके प्राइस निगेटिव जोन में चले गए थे। मतलब इसके जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे दे वर गिविंग मनी फॉर बायर्स टू टेक अवे सम क्रूड ऑयल, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं थी। तो ऑयल को प्रोड्यूस करके वो रखते कहाँ, इसलिए लोगों को पैसा दे रहे थे कि भाई ये तेल भी ले जाओ, कुछ पैसे भी ले लो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ निगेटिव जोन ऑयल प्राइस। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एज इट इज़ पिछले साल UPSC प्रीलिम्स में आया था 2020 में, क्योंकि ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट उस साल काफ़ी न्यूज़ में था, तो हो सकता है आपसे इस साल पूछ लिया जाए APSC में। टॉपिक नंबर 583 इज अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट्स, P नोट्स। तो P नोट्स में कैसा होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो देखिए हमारे देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट है, वहाँ पे विदेशों के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रजिस्टर हो सकते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर कुछ लोग पैसा लगा सकते हैं, और उन लोगों को फिर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो P नोट देता है, इशू करता है। समझिए इस बात को। मान लीजिए कि एक इंसान है टॉम, जो अमेरिका में रहता है, उसको हमारे किसी कंपनी, हमारे देश के किसी कंपनी रिलायंस में शेयर्स खरीदने हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, वो डायरेक्टली रिलायंस के शेयर्स नहीं खरीदना चाहता। तो वो टॉम क्या करेगा अमेरिका से कि वो अमेरिका की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगाएगा, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कंपनी अमेरिका वाली टॉम से पैसा लेकर के फिर वो इंडिया में रिलायंस के शेयर्स खरीदेगी, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो इंडिया के सेबी में, इंडिया के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होगी विथ सेबी। तो उस FII का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कंपनी का आइडेंटिटी होगा सेबी के पास, लेकिन टॉम का सेबी नहीं होगा, टॉम का जो आइडेंटिटी होगा वो सेबी के पास नहीं होगा। अभी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये रिलायंस के शेयर्स खरीदेगी, और इसके पास आ गए रिलायंस के शेयर्स, और ये कंपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कंपनी फिर ये टॉम को P नोट्स देगी, जिसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी या इंटरकनेक्टेड होगी विद द शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी दैट हैज़ बीन बॉट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इट बिकम्स ए काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड FII,
और ये जो क्लाइंट होगा FII का, जो इस केस में टॉम है, हु डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली और रिवील आइडेंटिटी, वो भी अपना पैसा इंडिया की कंपनी में लगा सकता है। एनी एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन द पार्टिसिपेटरी नोट्स विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर सेबी। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट एक मेजर इशू बनता जा रहा है रिगार्डिंग राउंड ट्रिपिंग ऑफ ब्लैक मनी। हमारे देश के लोग ब्लैक मनी कमा के विदेश में किसी FII में पैसा डलवा करके वापस से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा देते हैं। इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी को लॉन्ड्री में डाल के वाइट कर देना। चलिए, ये भी क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 584 इज अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट ये कॉन्सेप्ट पहली बार US फेडरल रिजर्व लेकर के आई थी, मतलब US की सेंट्रल रिजर्व बैंक लेकर के आई थी 1961 में। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेचे जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म देखिए, इसमें होगा क्या कि सेंट्रल बैंक यूजेज द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू बाई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेचे जाएंगे। मान लीजिए कि 6 महीने 1 साल का ट्रेजरी बिल बेचा जाएगा, उससे 10,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। उस 10,000 करोड़ रुपए की कमाई से लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, 10 साल 12 साल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनको खरीदा जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जब भारत सरकार खरीदेगी तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो नीचे चले आएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की शॉर्टेज होगी मार्केट में, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जब शॉर्टेज होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट उसके नीचे चले आएंगे। तो ये फ़ायदा होता है ऑपरेशन ट्विस्ट का। बेनिफिट ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। पिछले साल अप्रैल 2020 में RBI ने ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया था और उसको नाम दिया था ऑपरेशन ट्विस्ट, वेयर RBI कंडक्टेड साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ ₹10,000 करोड़ ईच। तो 10,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स रिलीज़ किए, और उसी 10,000 करोड़ रुपए से जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स रिलीज किए, उसी 10,000 करोड़ रुपए से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद लिए। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदते ही लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जिनको हम लोग डेटेड सिक्योरिटी भी कहते हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम हो गई। इसको कहा जाता है ऑपरेशन ट्विस्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 585 ILFS इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी है, पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में थी। ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, काफ़ी न्यूज में थी क्योंकि इसको RBI ने कैटेगराइज कर रखा है सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट NBFC। इसके बावजूद भी ये कंपनी जो है वो क्राइसिस में आ गई थी, बहुत ज़्यादा लॉस में आ गई थी। तो 2018 से ये ILFS काफ़ी न्यूज में है। Despite being a systematically important company, it was under huge stress and huge loss। और ये जो ILFS कंपनी है NBFC, इट इज़ नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ओन्ड बाय मैनी प्राइवेट कंपनीज लाइक LIC, मैनी अदर कंपनीज लाइक LIC, SBI, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ETC, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 586 आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स। आशा का फुल फॉर्म होगा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर 1000 विलेज पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर हो, ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। हमारे देश में गांव के एरिया में तो डॉक्टर्स हैं नहीं, तो कम से कम गांव के एरिया में वीमेन हेल्थ को टेक केयर करने के लिए आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है। दिस आशा एक्टिविस्ट हैव बीन ट्रेन्ड अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दैट वाज इनिशिएटेड इन 2006। आशा वर्कर्स प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू वीमेन इन रूरल एरियाज़। उनको वैक्सीनेशन से लेकर के प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सब पहुंचाना आशा वर्कर का काम होता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट कराना आशा वर्कर्स का काम होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स कौन होते हैं? तो एक स्कीम शुरू की थी भारत सरकार ने, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS इन 1975। इस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं गांव-गांव में। वहाँ पे होते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम होता है कि जो वीमेन होती हैं और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 6 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके वीमेन और बच्चों के हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, प्लस 6 साल से कम उम्र के बच्चों के प्री प्राइमरी एजुकेशन का ध्यान दें। क्योंकि गांव के एरिया में तो प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल तो होता नहीं है, तो गांव के एरिया में बच्चे सीधा छठे एज के 6 साल की उम्र के बाद स्कूल जाते हैं। तो उसके पहले का जो बेसिक जो भी एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो होता है
इस आंगनवाड़ी सेंटर्स में, और फिर 6 से 14 साल तो फ्री एजुकेशन है ही, गारंटेड अंडर आर्टिकल 21A। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके गाइडेंस में ये आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 587 इज अबाउट चकमा एंड हाजोंग ट्राइब्स। तो ओरिजिनली दी चकमा एंड हाजोंग पीपल वेयर रेजिडेंट ऑफ चिटगोंग हिल ट्रैक्स ऑफ बांग्लादेश। तो इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, चिटगोंग हिल ट्रैक्स ऑफ बांग्लादेश। चकमाज आर बुद्धिस्ट वाइल हाजोंग्स आर हिंदूज। तो H फॉर हाजोंग, H फॉर हिंदूज, ठीक है। अभी 1960 में इस एरिया में, इस चिटगोंग हिल ट्रैक्ट में एक बड़ा सा डैम बनाया गया, कप्ताई डैम। और कप्ताई डैम बनाने के कारण इस एरिया का बहुत सारा, इस रीजन का बहुत सारा एरिया पानी में डूब गया, और इस कारण से यहाँ के चकमा और हाजोंग ट्राइब्स के लोगों को अपने घर छोड़ करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग माइग्रेट करके, कुछ आसाम में भी आ गए चकमा और हाजोंग ट्राइब के लोग। उसके अलावा 1960 में तो ये एरिया बांग्लादेश हुआ नहीं करता था, ये एरिया हुआ करता था पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन चकमाज और हाजोंग्स को रिलीजियस परसिक्यूशन भी फेस करना पड़ता था। इस कारण से मैनी चकमाज फ्रॉम चिटगोंग हिल ट्रैक्ट रीजन, ये रीजन से दे माइग्रेटेड इनटू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम एंड अरुणाचल, और मेनली दे केम बिकॉज ऑफ एरिया वाज सबमर्ज्ड ड्यू टू कप्ताई डैम and Kaptai Dam project in 1960 and religious persecution. So most of the Chakmas have migrated to Arunachal and Mizoram. Some of them have come to Assam also. Assam के अंदर जो चकमा ट्राइब है उसको ST status मिला हुआ है. Some of them were staying in Assam before these migration of Chakmas from Bangladesh. अभी ये चकमाज और हाजोंग 2018-19 से ही काफ़ी न्यूज में रहे, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग एन इनिशिएटिव टू ग्रांट सिटीजनशिप स्टेटस टू चकमा एंड हाजोंग रेफ्यूजीज। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने से पहले ही चकमा और हाजोंग को सिटीजनशिप देने की बात चल रही थी, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में थे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 588, 20th लाइव स्टॉक सेंसस इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे लाइव स्टॉक की, जो पशुपालन उद्योग के अंदर जो पशु होते हैं अलग अलग तरीके के, उनकी सेंसस भी होती है, उनकी भी गिनती होती है हर 5 साल पे। ये पहला लाइव स्टॉक सेंसस कराया गया था 1919 और 20 में, जलियांवाला बाग वाले साल में, याद रखना। पहला लाइव स्टॉक सेंसस 1919 से 1920 में कराया गया था। अभी भी लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल पे होता है, और इसको कराने वाली जो एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी अंडर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशेज। और लाइव स्टॉक, देखो लाइव स्टॉक में तो हर तरह के पशु आ जाएंगे, चाहे वो पोल्ट्री वाले हों चाहे कैटल हों, तो लाइव स्टॉक के अंदर तो सब आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ कैटल की बात की जाए, कैटल मतलब काऊ एंड रिलेटेड फैमिलीज, उनकी बात की जाए तो वेस्ट बंगाल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल पॉपुलेशन। लेकिन ओवरऑल अगर लाइव स्टॉक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक। अगर पूरे दुनिया भर में बात की जाए तो इंडिया इज द कंट्री हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड। अगर स्टेट्स की रैंकिंग देखी जाए तो हमारा स्टेट आसाम 8वें नंबर पे आता है अगर ओवरऑल कैटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो। वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर कैटल पॉपुलेशन में, आसाम 8वें नंबर पे कैटल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो। यही 20वां जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था 2019 में, 20वां 20th लाइव स्टॉक सेंसस वाज हेल्ड इन 2019। देखो कितना लॉजिकल है, हर 5 साल पे होता है, और 1919 में पहला हुआ था तो 100 साल बाद 20वां लाइव स्टॉक सेंसस होगा 2019 में। इसमें कैसा है, जो बातें आसाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं कि पिग्स पॉपुलेशन इन आसाम हैज़ ग्रोन फ्रॉम 16 लाख टू 21 लाख। और इनफैक्ट हमारा स्टेट आसाम जो है इट इज़ हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पिग्स इन इंडिया। पूरे इंडिया भर में 90 लाख पिग्स हैं, उसमें से अकेले 21 लाख पिग्स हमारे स्टेट आसाम में हैं। ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो पिग्स पॉपुलेशन घटी है, 1 करोड़ से 90 लाख हुई है, लेकिन हमारे स्टेट आसाम में पिग्स की पॉपुलेशन 16 लाख से बढ़ के 21 लाख हुई है पिछले लाइव स्टॉक सेंसस की तुलना में। हमारे स्टेट आसाम के अंदर लगभग 15 लाख ऐसे परिवार हैं जो पिग रियरिंग में इंगेज्ड हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 589, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। This index is published by 2 organizations, Concern Worldwide, which is an Ireland-based agency, and Wealth Hunger Life, which is a German organization. और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 बेसिक इंडिकेटर्स पे फोकस किया जाता है, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो अंडर वेट वो बच्चा होता है जिसकी वेट कम होती है फॉर एज, एज स्टंटिंग मतलब जिसकी हाइट कम होती है फॉर एज, वेस्टिंग का कौन होता है जिसकी वेट कम होती है फॉर हाइट, और मोर्टेलिटी तो आपको पता ही है,
डेथ ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 की अगर बात की जाए तो इंडिया का रैंक था 94 आउट ऑफ 107, मतलब हमारा कंडीशन बहुत ख़राब था। हमारा स्कोर था 27.2 एंड विच पुट इंडिया इनटू सीरियस हंगर कैटेगरी प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 590, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट फोटोकेमिकल स्मॉग। ये बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, इनके रिएक्शन से, एंड दिस रिएक्शन मेनली हैपेंस इन एक्सट्रीम हीट, यानी कि मेनली ये समर के टाइम में फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण क्या होता है, ब्राउन हेज तरह का एयर जो होता है वो ब्राउन दिखने लगता है। फोटोकेमिकल स्मॉग एक्चुअली जो केमिकल होता है वो होता है पर ऑक्साइल नाइट्रेट, PAN। तो फिर से समझिए, ये अलग अलग जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये रिलीज करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और अगर सनलाइट मिल जाए इसको, यानी कि हीट मिल जाए, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं पर एसिटाइल नाइट्रेट में, पैन में एंड ओजोन में, विच इज टुगेदर नोन एज फोटोकेमिकल स्मॉग, जो एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट होता है जो हमारे लंग्स को ख़राब कर सकता है और एयर भी ब्राउन कलर का हो जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 591, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो क्या होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स? ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन बेसिस पे पढ़ाई हो, ओपन कोर्स मतलब सबके लिए फ्री हो, और मैसिव मतलब बहुत सारा कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, तो ध्यान से सोचिए, तो जो मैं अभी करा रहा हूँ ये यूट्यूब के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स का। खूब सारा कंटेंट दिया मैंने, तो मैसिव तो हो ही गया। ऑनलाइन तरीके से दे रहा हूँ तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, क्योंकि ये सबके लिए फ्री है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, भारत सरकार, अब ये तो मैं अपने लेवल पे चला रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार ने 3 इनिशिएटिव शुरू किए हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के। पहला है स्वयं स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इन कोलैबोरेशन विथ IIT मद्रास। और इसमें कैसा है, 9th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज स्वयं पोर्टल पे। उसके अलावा एक है NPTEL पोर्टल। NPTEL पोर्टल हमारे देश के 7 IITs ने, बॉम्बे, दिल्ली, IIT कानपुर, खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की ने मिलकर के NPTEL प्रोग्राम शुरू किया। इसमें अलग अलग वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट हो जाए तो आप NPTEL पर चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे IIT के प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। NPTEL। उसके अलावा तीसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अगेन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन IIT खड़गपुर के कोलैबोरेशन के साथ। यहाँ पे कैसा है, 1.7 करोड़ बुक्स आपको मिल जाएंगी फ्रॉम डिफरेंट 160 सोर्सेज इन 200 लैंग्वेजेस। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्वयं वाला, ये आप 2016 UPSC प्रीलिम्स में ये सवाल आया था। तो मुझे उम्मीद है कि शायद से APSC डायरेक्टली आपको दे दे APSC प्रीलिम्स में, इसको अटेम्प्ट कीजिए। टॉपिक नंबर 592, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1944. It lays procedure for peaceful global air navigation. It has 193 members including India. It is headquartered in Montreal, Canada. ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको कवर किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 593, जियो पारसी स्कीम। तो जियो पारसी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स चलाती है। इसमें कैसा है कि पारसी कपल्स को, चाहे कितने भी रिच पारसी कपल हो, उनको पैसा दिया जाता है, कुछ ऑफर दिया जाता है, कैश असिस्टेंस, कि वो बच्चे पैदा करें। तो पारसी लोग कैसा है, दे आर अगेंस्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो पारसी लोग कैसा है, जनरली दे गो चाइल्डलेस। बहुत सारे लोग मैरिज नहीं करते भी हैं तो बच्चे नहीं पैदा करते। तो पारसी लोगों की पॉपुलेशन लगातार घटते जा रही है, इसलिए उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये जियो पारसी स्कीम चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। इट इज़ कम्प्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पारसीज की अगर बात की जाए तो दे फॉलो जोरास्ट्रियनिज्म। जोरास्ट्रियनिज्म इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन। सिंगल गॉड का पूरा वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन है कि गॉड हैं अहुर माजदा। इनके एक ही गॉड हैं, वो है अहुर माजदा। इनका होली स्क्रिप्चर है जैन अवस्था। ये सब UPSC में पहले पूछ चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि APSC में आ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। उनका नए न्यू ईयर फेस्टिवल है नवरोज फेस्टिवल, जो हमारे देश में जुलाई या अगस्त महीने में पारसी लोग मनाते हैं। नवरोज फेस्टिवल उनका न्यू ईयर फेस्टिवल। अगर पारसी लोगों की पॉपुलेशन की बात की जाए तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पारसी इन महाराष्ट्र एंड देन इन गुजरात। हम लोग के स्टेट में तो पारसी लोग लगभग दिखते भी नहीं हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने असम में किसी पारसी कम्युनिटी के लोग को देखा है। आई डोंट नो, आपने कभी देखा हो तो।
और अगर ओवरऑल अलग अलग कम्युनिटी के पॉपुलेशन की बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा है, फिर क्रिश्चियंस, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, और ये पारसीज तो इन अदर्स में आएंगे, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। अगर ओवरऑल 121 करोड़ की बात की जाए तो उसमें से 96 करोड़ तो अकेले हिंदू हैं, 17 करोड़ मुस्लिम हैं, 2.7 करोड़ क्रिश्चियन, ऐसे करके हैं। तो बस सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभार यहाँ पे फंसा देता है कि क्रिश्चियन में, सिख में, बुद्धिस्ट और जैन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है। क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन में कन्फ्यूजन होता है, CSBJ याद रखना, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन ये CSBJ में कन्फ्यूजन हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 594, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। This was established. It is an international financial institution created in 2016 with 57 founding members including India. तो India was also a founding member. It is headquartered in Beijing और इसकी जो membership है, it is open to all members of the World Bank and एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो भी कंट्री एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं या वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं वो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के भी मेंबर हो सकते हैं। चाइना की सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में 26.61%, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है विद 7.6% वोटिंग शेयर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 595, जीरो बेस्ड बजटिंग। इट इज़ ए मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस विल बी जस्टिफाइड फॉर ईच ईयर। कैसा है कि देखिए, नॉर्मली बजट में कैसा होता है कि पिछले साल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ दिए थे, तो सरकार अगले साल बढ़ा देती है 2% कि चलिए इस बार 102 करोड़ दे देते हैं। तो जीरो वो कैसा हो जाएगा कि पिछले बार की तुलना में आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफरेंशियल बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, कि आपने पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया। तो हर सेक्टर में नॉर्मली सरकार हमारे यहाँ पे ऐसे ही बजट करती है कि अच्छा डिफेंस को पिछले बार 200 करोड़ दिए थे तो चलिए इस बार 210 करोड़ दे देते हैं। इस तरह से बजटिंग होती है, इंक्रीमेंटल बजटिंग। लेकिन उसका ठीक उल्टा होगा जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग में कैसा होगा कि हर तरह के सेक्टर पे पहले उसका जीरो से देखा जाए कि इसमें इस साल क्या क्या ज़रूरतें हैं और उस हिसाब से उसको बजट एलोकेशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप घर पे भी अपना बजटिंग करते हैं तो हर साल मान लीजिए कि आपने हाउस के लिए अलाउ किया, इस साल का हाउस रेंट दूंगा मैं 2 लाख रुपए, तो अगले साल आप उसको बढ़ा करके 2,10,000 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंक्रीमेंटल बजटिंग। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचें कि नहीं, इस बार मैं फिर से जीरो से सोचूंगा कि मुझे किस तरह का घर चाहिए, कहाँ रहना है, और उस हिसाब से फिर बजट देखूंगा, तो वो हो जाएगा जीरो बेस्ड बजटिंग। आई होप जीरो बेस्ड बजटिंग आपको क्लियर है, जहाँ पे बेस नहीं लिया जाता है कि अच्छा पिछले साल हमने 100 करोड़ दिया था तो इस बार 102 करोड़ दे देते हैं। हर बार देखा जाता है कि क्या ज़रूरतें हैं मेरी, पिछले साल क्या किया था वो भूल जाइए, इस साल क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बेसिस पे बजटिंग की जाती है। इसको कहा जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग के बीच का अंतर मैंने यहाँ पे दे रखा है। जीरो बेस्ड बजटिंग की अगर बात की जाए तो पहली बार इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर 1983। जो 7th 5-year प्लान था दैट हैड एम्फेसाइज्ड ऑन जीरो बेस्ड बजटिंग स्पेशली इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। पहली बार आया था जीरो बेस्ड बजटिंग 1983, ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 596, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। तो सरल शब्दों में पहले समझ लीजिए, अगर कहीं फैक्ट्री लगानी है, कोई नया प्लांट लगाना है, प्लांट मतलब इंडस्ट्री, तो आपको अगर पेड़ काट रहे हैं तो आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो आपको सरकार को पैसे देने होंगे और सरकार उस पैसे से कहीं और भी ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेगी, मतलब और भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएगी। तो एक जगह आपने पेड़ काटा, आपको सरकार को पैसा देना होगा अंडर दिस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ताकि वो सरकार उस पैसे की मदद से कहीं और नया पेड़ लगाए, नए फॉरेस्टेशन करे। तो ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, ये एक तरह का फंड है जिसमें आप अगर पेड़ काटेंगे तो आपको पैसा देना है सरकार को, सरकार उस पैसे को रखेगी एक फंड में, उस फंड का नाम है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, और उस फंड से फिर पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा नए फॉरेस्ट लगाने के लिए। तो क्रिएटेड अंडर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। तो ये कानून के अंतर्गत ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया है। और ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, तो समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एफॉरेस्टेशन फंड है और स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी एफॉरेस्टेशन फंड है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एफॉरेस्टेशन फंड है उसका नाम है नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। इट कम्स अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको 3 अकाउंट्स आपने जरूर पढ़ रखे होंगे बेसिक पॉलिटी में।
consolidated fund, public account and contingency fund. तो ये जो नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड इट कम्स अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड कम्स अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स. अब अगर कोई भी मान लीजिए आपने पेड़ काटा और अपनी नई फैक्ट्री लगाई और आपने सरकार को 100 करोड़ रुपए दिए, तो 100 करोड़ का 10% जो पैसा होगा दैट विल गो टू द नेशनल फंड, वाइल 90% यानी कि 90 करोड़ पैसा जो होगा वो जाएगा स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड पे. और इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन. कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन नाम से ही क्लियर है, आपने कहीं पेड़ काटा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे जगह पे अफॉरेस्टेशन और पेड़ लगाने होंगे. और जो पैसा आप देंगे उसका 10% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा सेंट्रल अफॉरेस्टेशन फंड में, और बाकी का 90% जाएगा स्टेट अफॉरेस्टेशन फंड में. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 597, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया. तो अलग अलग जगहों पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको एक एक करके याद कर लीजिए. रवात भाटा इज इन राजस्थान, काकरापारा एंड मीठी वर्दी इन गुजरात, तारापुर एंड जैतापुर इन महाराष्ट्र, कायगा इन कर्नाटका, कलपक्कम एंड कुदानकुलम इन तमिलनाडु, कोवाड़ा इन आंध्र प्रदेश, हरिपुर इन वेस्ट बंगाल एंड नरोड़ा इन उत्तर प्रदेश. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें. टॉपिक नंबर 598, इक्विलाइजेशन लेवी. एक तरह का डिजिटल टैक्स है. डिजिटल टैक्स में मान लीजिए कि हमारे देश की कोई भी कंपनी है, मान लीजिए पार्ले जी है, उसको किसी फॉरेन विदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड दिखाना है. जैसे गूगल विदेश की कंपनी है, फेसबुक विदेशी डिजिटल कंपनी है, इस पे उसको अपना ऐड दिखाना है. तो अगर इसको इस पे अपना डिजिटल ऐड दिखाना है, इस पार्ले जी कंपनी को गूगल पे अपना डिजिटल ऐड दिखाना है, तो इसको 6% जो भी डिजिटल ऐड दिखाने के लिए फीस देना होगा इसको गूगल को, उसका 6% पैसा इस पार्ले जी कंपनी को देना होगा सरकार को एज इक्विलाइजेशन लेवी. तो इट इज ए काइंड ऑफ डिजिटल टैक्स. इसका रेट होगा 6%. नॉन रेजिडेंट डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक गूगल और फेसबुक पे ये एप्लीकेबल होगा. दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि पार्ले जी भी एक बिजनेस है, गूगल भी एक बिजनेस है, और पार्ले जी ने 1 लाख का ऐड दिखाया गूगल पे, तो इस 1 लाख में से 6,000 रुपये भारत सरकार को जाएंगे. दैट इज इक्विलाइजेशन लेवी. ये 2016 से एप्लीकेबल है. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 599, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बाय नेपाल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो ये पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जहाँ पे नेपाल और इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, मतलब एक ट्राई बॉर्डर है आप कह लीजिए. एक तरफ तिब्बत, एक तरफ नेपाल, एक तरफ इंडिया, और ये है पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. वहाँ के 3 ऐसे टेरिटरी हैं जिसको नेपाल ने डिस्प्यूट कर दिया था. इनफैक्ट 4 ऐसे टेरिटरी हैं जिसको नेपाल ने डिस्प्यूट कर दिया था पिछले साल, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था. काला पानी, लीपू लेक, लिम्पूधारा एंड सुस्ता. ये नाम याद रखना, KLLS, काला पानी, लीपू लेक, लिम्पूधारा एंड सुस्ता. देर वर डिस्प्यूटेड बाय नेपाल लास्ट ईयर. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 600, मत्स्य संपदा योजना अनाउंस्ड इन द बजट 2019-20 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज. मरीन मतलब कोस्टल ओशनिक फिशिंग प्रोडक्शन के लिए, और इनलैंड फिशेज मतलब हमारे अंदर देश के अंदर जो पॉन्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे फिशेज, रिवर्स में फिशेज को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह मत्स्य संपदा योजना लाया गया है. इट इंक्रीजेज फिश प्रोडक्शन. फोकस क्या रहेगा? फोकस रहेगा टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन बाय 70 लाख टन्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. ये होगा टारगेट ऑफ मत्स्य संपदा योजना. ये आज का आखिरी टॉपिक है, आखिरी क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एवरीवन.